ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बिपरजॉय तूफान गुजरात के समंदर के तट से टकराने के कारण गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। गुजरात के द्वारका, कच्छ, राजकोट समेत कई जिले इस वक्त तूफानी हवाओं की चपेट में हैं। बिपरजॉय तूफान की वजह से वहां 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय के तट से टकराने की पूरी प्रक्रिया कई घंटों तक चलने वाली है, जो अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए मौसम विभाग का अनुमान है कि जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ेगा इसकी रफ्तार बढ़ भी सकती है। बिपरजॉय तूफान की हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। तूफान का सबसे ज्यादा असर द्वारका में देखा जा रहा है। भारी बारिश हो रही है। द्वारका में हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि कई पेड़ उखड़ गए, कच्चे मकान धराशायी हो गए। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, अभी आप कहां पे हैं? देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त मांडवी में है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ किशोर इतनी स्पीड से हवा चल रही है कि खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम एक दीवार के सहारे बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और देखिए, कैमरे से कुछ नहीं दिखाई देगा, गाड़ी की हेडलाइट के जरिए हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। लेकिन मैं अगर अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ वो इतनी तेज हवाएं हैं, इतनी तेज तूफान ये टकराया है कि आसपास जितने भी पेड़ हैं वो झुक जा रहे हैं, उखड़ने के लिए तैयार हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पीछे ही समुद्र का पानी आता है, और यहाँ पर भी शाम से ही ट्रेन देखा गया था कि यहाँ भी स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी जो ये हवा चल रही है ये दरअसल अपने पीक पर पहुँचती हुई बढ़ रही है, क्योंकि जो तूफान था वो तटीय इलाकों से टकरा चुके हैं। और जो जैसा कि बताया जा रहा है वो ये कि ये लगातार अभी 5 से 6 घंटे की ये पूरी प्रक्रिया है। ये जावेद ये पहले शाम से क्या तेज हुई है? तब हवा पहले से तेज हो रही है हवा? आवागमन बहुत तेज तूफान है किशोर। ये पहली बार अनुभव हम कर रहे हैं, लेकिन साइक्लोन पहले भी आए थे। 1998 भी यहाँ आया था, उस वक्त भी बहुत बड़ी तबाही गुजरात ने देखी थी। लेकिन आज जिस तरह की ये तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह के तूफान ही टकराया है, आशा करते हैं कि कोई जनहानि ना हो। जहां मौजूद है मांडवी में, ये शहरी इलाका है, ये आबादी है, यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। और यहाँ से ये पूरा दायरा जो चक्रवाती तूफान का जाखो और उससे आगे कराची तक ये पूरा एक दायरा बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा आशंका इस बात की है कि जहाँ शहरी आबादी है, जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ नुकसान ना हो। यहाँ गाड़ी की हेडलाइट जहाँ तक जा रही है वहाँ तक ही आप देख पाएंगे, लेकिन उससे आगे की तस्वीर हम थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं वो ये कि यहाँ पेड़ जो है वो बिल्कुल उखड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 2 यहाँ पर होर्डिंग गिरे थे, उनको पुलिस ने आकर यहाँ पीछे की तरफ फेंका ताकि वो हवा में ना उड़े। जहाँ तक दिख रहा है वहां तक दिखाइए, जहाँ तक दिख रहा है वहां तक दिखाइए, जहाँ तक दिख रहा है जावेद वहां तक दिखाइए, कैमरामैन को बोलेंगे। देखिए किशोर, हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज हवा है। ये जहां तक हम ये गाड़ी की हेडलाइट जा रही है वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन हम खुद देख पा रहे हैं कि ये और महसूस कर पा रहे हैं स्थिति बहुत ज्यादा खराब, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यहाँ पर हमें सहारा लेकर यहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ी है। यहाँ आसपास की स्थिति बेहद बहुत खराब है, क्योंकि हमने कई इलाकों में यहाँ रिपोर्टिंग की है। जो मांडवी है, जो निचले इलाकों में भी हम गए हैं, वहाँ कई इलाकों में पानी भर गया, इलाकों से लोगों को जी आप सुरक्षित रहिए, लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। इधर गुजरात के द्वारका जिले में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले ही समंदर रौद्र रूप में आ गया। तेज हवाओं की वजह से समंदर की लहरें किनारों को तोड़कर शहर में घुसने को बेताब दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे शहर को ही समंदर अपने अंदर संभालेगा। क्योंकि तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से समंदर में सुनामी जैसी भयानक लहरें उठने लगी। इन गरजती लहरों ने पूरी द्वारका नगरी को खौफ से भर दिया। किनारे पर मौजूद द्वारकाधीश मंदिर तक समंदर की उफनती लहरें तांडव मचाने लगी। लहरों के शोर की वजह से मंदिर परिसर में खड़ा तक होना मुश्किल हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि द्वारका में, और तस्वीरें यहाँ पर रोंगटे खड़े करने वाली है। और ये तस्वीरें डरा रही है, ये तस्वीरें चुनौती को बढ़ा रही है। तूफान की वजह से उफनती लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही समंदर में समा जाएगा। ऊपर से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। और तूफान बिपरजॉय के खौफ से गुजरात के द्वारका शहर में सन्नाटा पसर गया।
डर की वजह से समंदर के किनारे मौजूद इलाकों को खाली करा लिया गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय से सबसे ज्यादा तबाही की आशंका द्वारका में ही जताई गई थी, जिसका असर भी वहां दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा वहां भारी बारिश शुरू हो गई। बिपरजॉय के आने से वहां तूफानी हवाएं चलने लगी, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा दिखी। तेज हवाओं के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े रहना भी बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि असर बिपरजॉय का दिखना पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। ये पूरा इलाका वीरान है। इसी वजह से प्रशासन ने समंदर के किनारे वाले तमाम इलाकों को खाली करा लिया। समंदर के पास लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान की वजह से समंदर अपने रौद्र रूप में दिखाई देने लगा। क्योंकि बिपरजॉय के टकराने से पहले ही गुजरात के द्वारका में तबाही मचनी शुरू हो गई, क्योंकि तूफान के नजदीक पहुंचने के साथ ही वहां तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि जैसे जैसे बिपरजॉय तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा, वैसे वैसे हवाओं की रफ्तार भी तेज होने लगी। द्वारका में तो इतनी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं कि उनके आगे खड़ा रह पाना जान जोखिम में डालने जैसा था। ऊपर से लगातार हो रही तूफानी बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही हवाओं ने वहां तांडव मचाना शुरू कर दिया। लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। मतलब चक्रवाती तूफान के दस्तक देने से पहले ही द्वारका शहर में तबाही मचनी शुरू हो गई। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी। लेकिन वह हालात इतने खतरनाक थे कि गुजरात के द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास तेज हवा में पेड़ टिक नहीं पाया, उखड़कर बीच सड़क पर गिर गया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ता नजर आया। गुजरात के द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने चंद सेकंड में सीमेंट से बने फर्श को तोड़कर एक बड़े पेड़ को धराशायी कर दिया। बताया गया कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास तेज हवा में पेड़ टिक नहीं पाया और उखड़कर बीच सड़क पर जा गिरा, जबकि समंदर के किनारे खड़ी नावें लहरों के बीच पलटती नजर आईं। खौफनाक लहरों से बचाने के लिए नावों को रस्सी और जंजीर की मदद से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ताकतवर तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, आप कहां पर हैं, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी मैं जखौ में और बिल्कुल इसी जगह से साइक्लोन का ट्रैक पास हो रहा है। मैं आप तस्वीर दिखा रहा हूं। यहाँ पर किशोर देखिए, जनक यहाँ पर खड़े हैं और ये यहाँ पर पेड़ पे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर है, कितनी तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है। और हालांकि ये 9:15 का वक्त बताया जा रहा है जब इसी जखौ से, जहाँ पर मैं हूँ किशोर, इसी जगह से ट्रैक से साइक्लोन का जो आई है वो गुजरेगा और उस समय यहाँ पर और ज़्यादा लैंडफॉल के समय पर यहाँ पर और तेज रफ्तार हवाएं और बारिश होगी, तो उस समय जी जनक आपसे संपर्क टूट रहा है। जसप्रीत के पास चलते हैं। जसप्रीत, आप कहां पर हैं? बिल्कुल किशोर, देखिए मैं इस वक्त धर्मनगरी द्वारका में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। यहाँ पर बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि लैंडफॉल तो तूफान का हो चुका है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर अगर पीछे आप देखेंगे कई सारे स्ट्रक्चर टूट चुके हैं। अभी रात का समय है और अगले 5 से 6 घंटे काफी अहम है, क्योंकि जकाऊ को क्रॉस करेगा, उसके बाद कल नुकसान का आकलन होगा। लेकिन जिस तरीके से जो हवा की रफ्तार है, अभी जो हवा की रफ्तार है वो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और यहाँ पर जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी कम होती है तो हम लोग अपना संतुलन यहाँ पर बनाते हैं और खड़े होना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। लेकिन आप देखिए कि हवा की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है और भारी बारिश हो रही है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रात भर भारी बारिश होती रहेगी। द्वारका में रेड अलर्ट पहले से ही घोषित था और जैसा कि अनुमान था कि इस तूफान की वजह से द्वारका जिले में नुकसान होगा, इसके अलावा कच्छ जिले में नुकसान होगा। और द्वारका में पहले से रेड अलर्ट था। अगर क्योंकि रात का समय है, तस्वीरें मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक दिखा रहे हैं। ये जो पीछे जो कच्चा स्ट्रक्चर था, ये एक होटल है, इसका पूरा स्ट्रक्चर गिर चुका है। उस तरफ अगर हम देखेंगे तो वो दरवाजा था, वो गिर चुका है। और अभी हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। जब भी हवा की, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है किशोर हवा की रफ्तार में, और ऐसे में 5 से 6 घंटे का समय आगे काफी ज्यादा अहम है। और उसके बाद क्योंकि जो नुकसान होगा बाकी जिलों में भी होगा। हम बात करें मोरबी की बात हम बात करें राजकोट की, हम बात करें जूनागढ़ की, यहाँ पर भी नुकसान होगा। लेकिन द्वारका देवभूमि है और द्वारकाधीश मंदिर में से
ठीक पीछे है, वहाँ पर आज के लिए एहतियातन मंदिर बंद किया गया था। इसके अलावा क्योंकि यहीं पर समुद्र है, जो लहरें, जो पानी का आगे जो गांव की तरफ जाएगा, जो पानी का लेवल बढ़ेगा, वो कितना नुकसान होगा वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम बात करें एनडीआरएफ की, हम बात करें एसडीआरएफ की, हम बात करें लोकल पुलिस की, हम बात करें कोस्ट गार्ड की, नेवी की, आर्मी की, यानी कि युद्ध स्तर पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक इमरजेंसी मीटिंग ली थी और इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, क्योंकि तूफान को तो टाला नहीं जा सकता था, लेकिन सामना यहाँ पर जरूर किया गया है। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो ये बिपरजॉय तूफान, जो कि बांग्लादेश ने इसको नाम दिया, इसका मतलब ही आपदा होता है। और हमने वो मंजर देखा कि जब लैंडफॉल हुआ उस वक्त हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा थी, और वाकई क्योंकि 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जसप्रीत शाम को हवा की रफ्तार ज्यादा थी या अब और तेज हो रही है या कम हो रही है? देखिए किशोर, कभी एकदम से तेज हो जाती है। जिस वक्त लैंडफॉल हुआ, जिस वक्त शाम का समय था, उस वक्त हवा की रफ्तार काफी ज्यादा थी। जब हवा की रफ्तार ज्यादा होती है तो खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए उस वक्त हमने बैठ करके तस्वीरें ग्राउंड जीरो से पहुंचाई थी। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही हवा की रफ्तार ज्यादा हो रही है, यानी कि एकदम से जब हवा की रफ्तार कम भी हो जा रही है, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है हवा की रफ्तार पे। जब हवा की रफ्तार शाम के वक्त बहुत ज्यादा थी तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये पेड़ यहाँ पर गिर चुका है, ये जो स्ट्रक्चर, अगर विकास आप थोड़ा आगे आए क्योंकि रात का समय है, ऐसे में लाइट का भी इशू है, लेकिन ये आप देखेंगे कि जब हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा थी तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये आगे आप देखेंगे वो गेट पूरी तरीके से टूट चुका है, और फिर जैसे ही हवा की रफ्तार कम होती है, लेकिन अभी देखिए अब हवा की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। शाम के वक्त 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी रफ्तार, और अभी बारिश हो रही है। बारिश कुछ देर के लिए रुक जा रही है, फिर किशोर, क्योंकि जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि रात भर बारिश होती रहेगी। जो ये पीछे होटल है, क्योंकि जो कच्चे स्ट्रक्चर है उनको तो नुकसान पहुंचा है, जो कि हमने देखा खतरा बड़ा है। हम आगे उस वक्त तो नहीं गए, क्योंकि जब तूफान आता है तो चीजें उड़ती भी हैं, जो हल्की चीजें होती हैं वो हिट करती है। लेकिन ये जो होटल है, पक्का स्ट्रक्चर है, इसके जो शीशे हैं, खिड़कियों के शीशे हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जो लाइट्स इसमें लगी हुई थी वो नीचे गिर गया, जो झूमर था वो नीचे गिर गया, यानी कि हवा की जो रफ्तार थी वो काफी ज्यादा थी। अभी मैं ठीक से खड़ी हो पा रही हूँ, कम से कम रिपोर्टिंग करने में इतनी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि शाम से थोड़ी कम हुई है, लेकिन अचानक से हवा की रफ्तार बढ़ जा रही है। लेकिन अब परेशानी ये है कि जो बारिश हो रही है, और जब भी तेज बारिश होती है, जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि भारी बारिश जब होती है तो पानी जमा हो जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या होगी कि जो पानी का जमाव होगा उसके बाद कैसे यहाँ पर जिंदगी को पटरी पर लाना है। क्योंकि द्वारका के लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना भीषण तूफान नहीं देखा है कि जो हवा की रफ्तार थी। उन्होंने कहा, हालांकि जिक्र किया सुनामी का, कि जब सुनामी आई थी तो लहरें इतनी ही उफान पर थी, लेकिन किस तरीके से जो समंदर में बिपरजॉय तूफान उत्पन्न हुआ, तट से जो जब इसका लैंडफॉल हुआ, कैसे वो जमीन पर सब कुछ तबाह करने के लिए उतारू हुए, ये हमने आपको दिखाया। और हम जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ आंख में आ रहे थे, और अभी चूंकि रात का समय है, ज्यादा विजिबिलिटी है नहीं, सब कुछ बंद किया गया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इक्का दुक्का लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर, जैसे ये होटल है तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जिनकी मजबूरी है, इसके अलावा लोग घरों में कैद है, लेकिन परेशान ज्यादा है क्योंकि नुकसान उनको पहुंचा है। जी जसप्रीत, बने रहिए आप वहां पर, सेफ रहिए, विकास को भी कहें वो सेफ रहें, जनक आप भी, जावेद आप भी, और सब जो कैमरामैन हैं वो भी सेफ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, सब तक पहुँचाने के लिए, देश तक पहुँचाने के लिए। वाकई आज हम कह रहे हैं कि जांबाज रिपोर्टिंग हुई है, तो वो वाकई जांबाज रिपोर्टिंग हुई है। बहुत शुक्रिया जसप्रीत। उधर द्वारका की तरह ही गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी और जखौ में भी चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले ही वहां के हालात बिगड़ गए, क्योंकि द्वारका की तरह वहां भी तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश की वजह से लोग खौफ से भर गए। क्योंकि अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के पहुंचने से पहले ही मांडवी में आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसने लगी। तूफान के असर से तेज हवाएं लोगों की जान की दुश्मन बन गई, क्योंकि तूफानी हवाओं के आगे किसी भी पेड़ और कच्चे मकान का टिक पाना बेहद मुश्किल हो गया। मांडवी में इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद खराब हो रही है। मांडवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए
बहुत तेज बारिश यहाँ पर अब शुरू हो गई है। मांडवी की तरह कच्छ जिले के जखाओं में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। वहाँ भी बिपरजॉय तूफान की वजह से हवाओं ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें तेज हवाओं से बड़े बड़े पेड़ बुरी तरह हिलते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल अपनी जगह से उखड़ जाएंगे। और गुजरात के जखौ में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का भयानक असर दिखा। तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हर तरफ पानी पानी नजर आया और समंदर की लहरें गरजती दिखी। बिपरजॉय की वजह से शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जखौ के पास फिलहाल तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं भी यहाँ पर चल रही है। तूफान की वजह से वहाँ इतनी ज्यादा बारिश हुई कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। ऐसा लगा जैसे हर तरफ धुंध छा गई हो। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। समुंदर है वो उफान पर है। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए कच्छ जिले के जखौ से लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने भारी तबाही मचाई। इसका सबसे ज्यादा असर समंदर के किनारे बसे इलाकों में देखने को मिला, जहां तूफान के आने से पहले ही समंदर की खतरनाक लहरों ने कई इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी। इन लहरों ने समंदर के किनारे बने कई मकानों में ऐसी टक्कर मारी कि वो देखते ही देखते पानी में समा गए। समंदर का यही रौद्र रूप कई दूसरी जगहों पर भी देखने को मिला। खौफनाक लहरों के साथ वहां तेज हवाएं भी चली, जिसकी वजह से गिर सोमनाथ के ज्यादातर इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही उन मकानों को खाली करा लिया था जिनके गिरने की आशंका थी। इसके साथ ही वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई और टीमें तैनात कर दी गईं ताकि तूफान की चपेट में आने वालों की तुरंत मदद की जा सके। और तबाही का ऐसा ही मंजर कच्छ के मांडवी में भी देखने को मिला। वहां चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के समुद्र तट से टकराने से पहले ही समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो पूरे के पूरे शहर को डुबो देंगी। मांडवी से आए एक ड्रोन वीडियो में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं। इसके अलावा वहां करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे वहां खड़े रहना तक मुश्किल हो गया। यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। आपको मैं समंदर की लहरें दिखा रहा हूँ, बहुत तेज बारिश आ रही है। तेज हवाओं के साथ होती लगातार बारिश ने मांडवी में मुश्किलें बढ़ा दी। कुछ जगहों पर घंटों तक हुई बारिश की वजह से पानी भर गया तो कई इलाकों को खाली कराने की नौबत तक आ गई। वहां कई जगहों पर समंदर के किनारे लकड़ियों और पत्थरों से घेरा बना दिया गया ताकि लहरें शहर में घुसकर तांडव न मचा सकें। इस बीच तूफान की वजह से कच्छ की घाटी में डरावना मंजर नजर आया। वहां जखौ तट के करीब इतनी तेज हवाएं चली कि समंदर में मौजूद कई नाव बुरी तरह फंस गईं, जिन्हें वहां से निकालने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि जब तक उन नावों को वहां से निकाला जाता तूफान के असर की वजह से वहां हालात बिगड़ गए। तेज रफ्तार से चलती हवाओं और मूसलाधार बारिश की वजह से जखौ के समुद्र तट का मंजर डरावना हो गया। कुछ मिनटों के लिए तो वहां बारिश की वजह से ऐसी धुंध छाई कि सब कुछ दिखना बंद हो गया। बताया गया कि वहां इतनी तेज हवाएं चली कि नावों के मालिक अपनी नावों को छोड़कर वहां से जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि अगर वो वहां रुकते तो उनकी जान भी जा सकती थी। और बिपरजॉय तूफान की वजह से चलने वाली तेज हवाओं ने गुजरात के ओखा को भी झकझोर कर रख दिया। वहां हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि भारी भरकम एक टिन शेड उड़ता हुआ सड़क पर आ गिरा, जिसे सड़क से हटाने के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमों को लगाना पड़ा। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक टिन शेड उड़ गया। हालांकि गनीमत यह रही कि जब ये सड़क पर आकर गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहले इस टिन शेड को रास्ते से हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत की, लेकिन इसे आसानी से हटाया नहीं जा सका, जिसके बाद टिन शेड को काट कर वहां से हटाया गया। इस बीच गुजरात के देवभूमि द्वारका में तूफान बिपरजॉय के बीच फंसे 72 लोगों को एनडीआरएफ की 6 टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह शिफ्ट किया, जिनमें बच्चों समेत कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। ये लोग रुपे बंदर के निचले इलाके में फंसे थे, जिन्हें वहां से निकालने के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें लगाई गईं। एनडीआरएफ के जवानों ने रुपे बंदर के निचले इलाके से सभी लोगों को बस में बैठाकर एक स्कूल में बने शिविर में शिफ्ट किया, जहां उनके लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया गया। जानकारी के मुताबिक वहां से निकाले गए लोगों में 32 पुरुष, 25 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल थे। इस दौरान बुजुर्गों को एनडीआरएफ के जवानों ने चारपाई की मदद से बस तक पहुंचाया, जबकि बच्चों को गोद में उठाकर ले जाया गया, जिसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। गुजरात में बिपरजॉय के दस्तक देने से पहले ही कच्छ में बीएसएफ के जवानों ने अपनी कमर कस ली और कैंप में शिफ्ट किए गए लोगों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था के साथ साथ इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों को भी तैनात कर दिया गया, क्योंकि प्रशासन ने पहले से सतर्कता दिखाते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में बसे गांवों को खाली करा दिया और उन लोगों को बॉर्डर पर बने बीएसएफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया, जहां बीएसएफ ने उनके लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। शिविर में सभी की सुरक्षा के लिए जवान रात दिन अलर्ट मोड पर हैं। बीएसएफ ने इन शिविरों में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमों को भी तैनात किया ताकि बिपरजॉय तूफान से होने वाली तबाही से बचा जा सके। और कच्छ समेत गुजरात के तटीय इलाकों में राहत और बचाव दल को अलर्ट कर दिया गया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से होने वाली तबाही से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड की कई टीमें तैनात कर दी गई।
जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली। वहां से आए एक वीडियो में कोस्ट गार्ड के जवान खाने पीने का सामान और दवाइयों के छोटे छोटे पैकेट बनाते दिखाई दिए। बताया गया कि इन पैकेटों को राहत और बचाव कैंपों में मौजूद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान वहां पानी में डूबते लोगों को बचाने के लिए हवा से भरी रबर की कई ट्यूब भी दिखाई दी। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के जवान एक ट्रक में रबर की एक नाव भी रखते नजर आए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद से लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। उधर गुजरात के द्वारका में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला समंदर में उठने वाली लहरों के बीच फंस गए। पुरुषोत्तम रूपाला वहां एक मंदिर में पूजा पाठ कर तूफान बिपरजॉय का असर कम होने की कामना करने पहुंचे थे। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला रुपे मंदिर के निचले इलाके में बने उस मंदिर से पूजा करके बाहर लौटे, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और पुरुषोत्तम रूपाला उनके बीच फंस गए, जिसकी वजह से वो पूरी तरह भीग गए। उनकी यह हालत देखकर आसपास खड़े लोगों ने उनको सहारा दिया। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला आगे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मंदिर परिसर से बाहर आ गए और गनीमत यह रही कि उनको या उनके साथ आए लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से द्वारकाधीश मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए। द्वारका में तूफान से होने वाली तबाही की आशंका से पहले ही 2 दिन का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद द्वारकाधीश मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर की वजह से वहां हर रोज हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटती है, जिनकी जान को खतरा हो सकता है। यही वजह थी कि द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे बंद करने के साथ ही वहां पुलिस की एक टीम भी लगा दी गई। आज पूरा दिन मंदिर यात्रिकों के लिए बंद रहेगा। मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि मंदिर में पूजा पाठ जारी रहेगा, लेकिन वहां आने की इजाजत किसी को नहीं होगी। वहीं मंदिर के आसपास मौजूद दुकानों को भी प्रशासन ने बंद करा दिया, ताकि तूफान से होने वाली तबाही से बचा जा सके। क्योंकि तूफान बिपरजॉय के दस्तक देने से पहले ही गुजरात के द्वारका में हालात बिगड़ गए। लगातार हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से समंदर के किनारे मौजूद इलाकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और सबसे ज्यादा नुकसान द्वारकाधीश मंदिर के आसपास मौजूद दुकानों को हुआ। तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से वहां तेज हवाओं ने कई दुकानों की छतें उड़ा दी, जबकि समंदर में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों के टकराने से किनारे पर बंधी नावों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कई नावें तो पूरी तरह टूट गईं। बहुत ही डरावनी तस्वीर द्वारका की अभी चल रही है। अभी सुनसान द्वारका है, पर्यटकों से भरा हुआ ये एरिया होता है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही द्वारकाधीश मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया था। आसपास रहने वाले लोगों को भी वहां से शिफ्ट कर दिया गया, ताकि तूफान की वजह से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। इधर मौसम विभाग ने दावा किया कि बिपरजॉय भारत के नजदीक सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा दिनों तक बने रहने वाला चक्रवाती तूफान है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान 6 जून को अरब सागर के ऊपर बना था और 10 दिन गुजरने के बाद भी ये चक्रवाती तूफान शांत नहीं हुआ। इस तरह इसने भारत के नजदीक सबसे ज्यादा दिनों तक बने रहने वाले तूफान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले 2019 में महाराष्ट्र और गुजरात में आए क्यार तूफान का असर 9 दिन तक था। वहीं 1998 में गुजरात में जिस चक्रवाती तूफान ने भयंकर तबाही मचाई थी, उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि बिपरजॉय तूफान 12 जून को करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हालांकि इसके बाद इस खतरनाक तूफान की रफ्तार कम हो गई, लेकिन फिर भी इसने गुजरात के कई हिस्सों में भारी तबाही मचा दी। उधर गुजरात के जूनागढ़ में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। इस तूफान के आने से पहले ही वहां तेज हवाओं और लहरों ने लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि समंदर से उठ रही खतरनाक लहरें किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गईं। समंदर के किनारे मौजूद जूनागढ़ के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें समंदर का पानी आसपास बने कई मकानों में घुसता नजर आया। इसके साथ ही वहां चली तेज हवाओं की वजह से भी लोगों को भारी परेशानी हुई। हालांकि प्रशासन ने पहले ही स्थानीय लोगों और मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी थी। साथ ही बड़ी संख्या में वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था, ताकि तूफान की वजह से किसी की जान खतरे में न पड़ जाए। इस बीच गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी में बिपरजॉय के आने से पहले ही समंदर के पानी को रोकने के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। समंदर के किनारे बसा मांडवी वो इलाका है जहां बड़े जहाज बनाए जाते हैं। लेकिन तूफान बिपरजॉय के आने की वजह से डर ये सताने लगा कि कहीं समंदर की विकराल लहरें वहां बन रहे जहाजों को नुकसान न पहुंचा दें। इसीलिए समंदर की उफनती लहरों को रोकने के लिए किनारे पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जा रहा है ताकि जो पानी है ये उसको रोक सके। मांडवी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक बड़ी क्रेन की मदद से कुछ लोग समंदर के किनारे एक बड़े पत्थर को रखने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान वहां तूफान बिपरजॉय की वजह से तेज हवाएं चलती रहीं। थोड़ी ही देर बाद वहां बारिश भी शुरू हो गई, जबकि समंदर में तूफान के असर की वजह से डराने वाली लहरें उठती रहीं। उधर गुजरात के पाटन में भी खतरनाक तूफान ने कोहराम मचा दिया और इस तूफान ने समंदर किनारे बनी दुकानों को तबाह कर दिया। वहीं इस तूफान की वजह से कई साल से तनकर खड़े पेड़ चंद सेकंड में उखड़ कर गिर गए, जबकि कई लोगों की जान जाते जाते बची। और जो वीडियो सामने आया उसमें बिपरजॉय तूफान का डराने वाला असर देखने को मिला। वहां इतनी तेज हवाएं चली कि आसपास लगे टिन शेड हवा में तिनके की तरह उड़ गए। इतना ही नहीं, सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के खंभे तक गिरे गए, जबकि सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आने से बाल बाल बची। वहीं मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया था कि तूफान के टकराते वक्त हवाओं की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रह सकती है, जो सही साबित हुआ।
और इस वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें समंदर किनारे वाले इलाकों में तैनात कर दी गई। इस बीच अरब सागर से उठे तूफान की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर भी सामने आई, जिसमें तूफान की दस्तक के साथ ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी। क्योंकि खतरनाक तूफान बिपरजॉय ने समंदर में उथल पुथल मचा दी। ऐसी लहरें उठी कि देखने वाला डर जाए। लहरों के शोर और समंदर के विकराल रूप की सैटेलाइट तस्वीर भी आई, जिसमें तूफान की रफ्तार साफ साफ दिखाई दी और वो गुजरात की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता दिखा। बिपरजॉय तूफान की अंतरिक्ष से ली गई इन तस्वीरों को अहम माना गया, क्योंकि इसमें मौसम के बदलते मिजाज का अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि बिपरजॉय तूफान की वजह से समंदर की ऊंची लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखी। उधर तूफान का असर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि मुंबई में भी देखने को मिला। समंदर किनारे जुहू चौपाटी पर भयानक ऊंची लहरें दिखी। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुहू चौपाटी को खाली करा दिया और हर तरफ बैरिकेडिंग करके पूरे इलाके को सील कर दिया गया। कोई भी समंदर किनारे न जा पाए, इसके लिए बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। मुंबई पुलिस के अधिकारी लोगों से बीच की तरफ न जाने की अपील करते दिखे। तो आज के लिए चौपाटी बंद की गई है, समुद्र की तरफ कोई भी जाएगा नहीं। समंदर किनारे निगरानी के लिए नौसेना का हेलीकॉप्टर भी गश्त लगाता दिखा। बिपरजॉय की वजह से समंदर में खौफनाक लहरें उठती दिखी। ऐसा लगा जैसे वो अपने साथ मुंबई शहर को बहा ले जाएंगी। और तूफान की वजह से राजस्थान के कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहां मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई, जिसके बाद लोगों से घरों में रहने के लिए कह दिया गया, क्योंकि बिपरजॉय तूफान का असर कई जिलों में 2 दिनों तक दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो गया। कोई भी जो है वो खुले में जाने से बचें। मौसम विभाग ने तूफान की वजह से 2 दिनों तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। वहां तूफान का सबसे ज्यादा असर जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर और पाली जिले में देखने को मिल सकता है। इसीलिए इन जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, बाड़मेर में तो जिला प्रशासन ने खतरे वाले गांवों को खाली करवाने का आदेश भी दे दिया। वहीं इस तूफान का असर पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के बाड़मेर जिले में देखा गया। वहां तूफान के टकराने से पहले हल्की बारिश और तेज हवाएं चली, जिससे लोग दहशत में आ गए। और खतरनाक तूफान से लोगों को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन को तैनात कर दिया गया। पुलिस की टीम पाकिस्तान सीमा के आसपास वाले इलाकों में गश्त करती दिखाई दी। लगातार यहाँ पर जो चेतावनी है वो लगातार जारी की जा रही है। खतरा है, इसलिए लोगों को कहा जा रहा है कि वो सावधान रहें, सतर्क रहें। पुलिस ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने, दुकानें बंद रखने और सुरक्षित जगहों पर रहने की चेतावनी दी। दुकानें वगैरह सामान है जो अपने सुरक्षित स्थानों पर रखें और सावधानी बरतें। एक दिन पहले से ही बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके में चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा था और कई जगहों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से वहां के लोग तूफान से होने वाली तबाही से खौफ में थे। उधर तूफान ने न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी तबाही मचा दी। पाकिस्तान के कराची से चक्रवाती तूफान की डरावनी तस्वीरें सामने आई। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी, तो वहीं तेज हवा का कहर भी साफ नजर आया और वहां तेज हवाओं के खौफ से लोग थर्रा गए। क्योंकि बिपरजॉय तूफान की दस्तक के साथ ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और समंदर का पानी ऊपर तक आता दिखा। मंजर ये था कि लहरें किनारों को तोड़ने पर आमादा दिखी। 23 फीट को ऊपर क्रॉस करके पानी पूरा अंदर आ रहा है। समंदर किनारे एक आदमी फंसा नजर आया। वो एक तार के सहारे समंदर के किनारे पहुंचने की कोशिश करता दिखा। किसी का जो सिटी है वो तकरीबन पूरा खाली हो चुका है, ये बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से। वहीं सिंध प्रांत में समंदर किनारे जो भी लोग बचे थे वो भी सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। और ऐसी ही तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सामने आई। वहां तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा बना रहा, इसलिए वहां हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, क्योंकि वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जिसकी वजह से समंदर किनारे के इलाके डूब चुके थे। हालांकि उन इलाकों को पहले ही खाली करा दिया गया था। वहीं समंदर किनारे पाकिस्तान की नौसेना के जवान लगातार गश्त करते दिखाई दिए, जहां उन्होंने समंदर में फंसे कुछ लोगों को देखा, जिन्हें ट्यूब और रस्सियों के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुजावल, ठट्टा और बदीन जिलों में हालात काफी खराब दिखाई दिए, इसलिए वहां से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। 62,000 लोगों को महफूज मकामात पर ले जाया गया है। यानी पाकिस्तान में बिपरजॉय तूफान ने हजारों लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। इस बीच पाकिस्तान के ग्वादर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तूफान की वजह से समंदर में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी कि वो एक्सप्रेसवे तक पहुंच गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सामने आए वीडियो में ग्वादर पोर्ट के पास समंदर से उठी लहरें वहां से गुजर रहे एक्सप्रेसवे पर पहुंचती दिखाई दी, जबकि वो एक्सप्रेसवे काफी ऊंचाई पर था। लेकिन हाई टाइड की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी और ये इतनी उठी कि एक्सप्रेसवे तक पहुंच गई। इस दौरान वहां पर कुछ लोग उन लहरों को देखने के लिए ही इकट्ठा हो गए। हालांकि वहां पहले ही तूफान को लेकर अलर्ट जारी था, लेकिन इसके बावजूद वो जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें फिर समंदर किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी गई। लेकिन कुछ लोग तो इसके बाद भी नहीं माने, वो एक्सप्रेसवे की बाउंड्री पर ही चढ़ते नजर आए। इधर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद रस्सियों की मदद से छात्रों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक आग एक बिजली मीटर में लगी, जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन धुआं उठने की वजह से छात्र घबरा गए
और अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी के सहारे इमारत से नीचे उतरने लगे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इमारत की चौथी मंजिल से एक मोटी रस्सी की मदद से छात्र जान जोखिम में डालकर नीचे उतरते दिखे, लेकिन डर ये था कि कहीं उनके वजन से रस्सी टूट न जाए, क्योंकि उस रस्सी पर एक साथ कई छात्र लटके हुए थे जो किसी भी तरह जान बचाने के लिए नीचे आना चाहते थे। हालांकि इस कोशिश में कुछ छात्रों के हाथ से रस्सी छूट गई और वो जमीन पर गिर गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के वक्त वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिनमें शामिल कुछ लोग इमारत से रस्सी के सहारे उतरने वाले छात्रों की मदद करते नजर आए। उधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी मनोज साने ने ही अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को जहर दिया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने 3 जून को सरस्वती के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोज साने ने 30 मई को बोरीवली इलाके के एक स्टोर से जहर खरीदा और 3 जून को सरस्वती के खाने में मिलाकर उसे दे दिया। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने पहले से ही सरस्वती के मर्डर की प्लानिंग की थी, क्योंकि जहर खरीदने से पहले उसने अपने मोबाइल पर जहर के बारे में सर्च किया था। इस दौरान उसने ऐसे जहर के बारे में सर्च किया जिसे देने के बाद बहुत ही आसानी से मौत हो जाए। आरोपी ने जहर देने की साजिश को इस तरह से प्लान किया था कि ऐसा लगे जैसे सरस्वती ने जहर खाकर खुद सुसाइड किया हो। और पूछताछ में भी मनोज साने ने पहले यह बताया था कि सरस्वती ने खुद जहर खाकर सुसाइड किया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने के घर से 4 स्मार्टफोन बरामद हुए और साइबर सेल इनकी जांच में जुट गया। इस बीच झारखंड के रांची के मॉडल लव जिहाद मामले में फरार चल रहे आरोपी तनवीर खान को झारखंड पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। तनवीर खान के मॉडलिंग स्कूल में काम करने वाली मॉडल ने उसके खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने और रेप का केस दर्ज किया था, जिसके बाद झारखंड पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। हालांकि वो पुलिस को चकमा देकर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन वो जैसे ही बिहार के अररिया पहुंचा, झारखंड पुलिस की एक टीम ने बिहार पुलिस की मदद से उसे दबोच लिया और अब उसे रांची लाया जाएगा। तनवीर खान की गिरफ्तारी के बाद उस पर आरोप लगाने वाली मॉडल ने पुलिस को धन्यवाद दिया। गिरफ्तारी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और झारखंड पुलिस को सबसे पहले तो धन्यवाद कहती हूँ। आरोपी तनवीर खान की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस की एक टीम को पहले ही नेपाल की सीमा के पास भेज दिया गया था, क्योंकि उसके नेपाल भागने की खबर पुलिस को मिल चुकी थी। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक आदमी पर हिंदू लड़कियों को गुमराह कर कोर्ट मैरिज करने की कोशिश का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस बात का पता उस वक्त चला जब वो आदमी अपना नाम बदलकर 2 लड़कियों के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचा, जिसके बारे में हिंदूवादी संगठनों को पता चल गया और वो कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उस आदमी की जमकर पिटाई की। इस दौरान कोर्ट में मौजूद वकील ने बताया कि आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर दोनों लड़कियों को बस्तर जिले के कोंडागांव से बुलाया था। उसको झूठ बोल के यहाँ पे लाए हैं कि सिर्फ नौकरी के सिलसिले में तुमको जाना है, जबकि उसके साथ वो झूठ बोलकर शादी कर रहा था। वहीं पीड़िता ने उस आदमी पर अपना गलत नाम बताने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने गुजरात में नौकरी दिलाने का वादा कर उन्हें अंबिकापुर बुलाया था। राहुल नाम बताया था, लेकिन ओरिजिनल नाम नहीं करता है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इधर हरियाणा के यमुनानगर में बच्चों को तिलक लगाने से रोकने पर एक हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए। पुलिस के मुताबिक एक स्कूल में बच्चों के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान 4 बच्चे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे और इस बात पर स्कूल के टीचर ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, जिसके बाद स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया और उस हिंदूवादी संगठन के लोग स्कूल पहुंच गए, जहां टीचर और उस हिंदूवादी संगठन के लोगों के बीच जमकर बहस हुई। लेकिन मामला यही नहीं थमा। इसके बाद वो लोग सचिवालय पहुंच गए और टीचर के खिलाफ विरोध जताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस हिंदूवादी संगठन के नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें शक है कि टीचर को हिंदुओं को टारगेट करने के लिए फंडिंग की जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ जब उस टीचर ने स्कूल में बच्चों के टीका लगाने का विरोध किया। इससे पहले भी टीचर के खिलाफ इस तरह की शिकायत की गई थी। ऐसे में लोगों ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई। उन्हें यह राहत पॉक्सो एक्ट केस में मिली। पुलिस ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप को खारिज करने की अर्जी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दे दी, जिसके बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग के यौन शोषण मामले में राहत मिल गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान और उसके पिता के अनुरोध पर उन दोनों का बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट में केस को रद्द करने की अर्जी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई। उस स्टेटमेंट के आधार के ऊपर हमने इसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है। पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो एक्ट को खारिज करने वाली अर्जी पर सुनवाई 4 जुलाई को होगी। इस बीच सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पहलवानों से सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 15 जून को चार्जशीट दाखिल होगी और वही हुआ। इसके अलावा पहलवानों की पसंद और सहमति से 2 नए कोच रखे गए और उनकी मांग के मुताबिक कुश्ती संघ के चुनाव की तारीख भी आ गई। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के कामकाज से अलग किया जा चुका है। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने दोनों देशों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। हालांकि किम जोंग उन की धमकियों की परवाह किए बिना अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने मिलिट्री ड्रिल जारी रखी।
और वो भी उत्तर कोरिया के दरवाजे पर। इस सैन्य अभ्यास का जो वीडियो सामने आया उसमें खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से बमों की बारिश करते दिखे। इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर से भी गोलियां बरसाई गईं। दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास में अमेरिका के 2500 सैनिक, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, खतरनाक टैंक और ड्रोन शामिल हुए, जिसने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को बेचैन कर दिया और उन्होंने अमेरिका पर अशांति फैलाने और युद्ध के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इस बीच दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी जो जापान के करीब समंदर में जाकर गिरी, जिसके बाद जापान में इमरजेंसी के सायरन बजने लगे और दक्षिण कोरिया की सेना अलर्ट हो गई। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने समंदर में गिरने से पहले करीब 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरी और जापान के करीब समंदर में जाकर गिर गई, जिसके बाद दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक हड़कंप मच गया और जापान सरकार ने तुरंत ट्वीट करके उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च की जानकारी दी। असल में उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रही मिलिट्री ड्रिल से बुरी तरह भड़का हुआ है। 2 दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने कहा कि उसकी सेना दुश्मनों के उकसावे का करारा जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। इधर पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले दक्षिण 24 परगना में एक बार फिर बवाल हो गया। वहां टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद उनकी लड़ाई जिला प्रशासन के दफ्तर के नजदीक पहुंच गई, जिन्हें हटाने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इससे पहले दक्षिण 24 परगना के एक इलाके में टीएमसी के समर्थकों ने ऑटो और ई रिक्शा के जरिए सड़क को जाम कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और उन्होंने हंगामा करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक दिन पहले भी इसी इलाके में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान टीएमसी के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। यही नहीं, दोनों गुटों के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर बमबाजी भी की और जब पुलिस उन्हें शांत कराने पहुंची तो उस पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर टीएमसी के 2 गुटों में जमकर बमबाजी हुई। उनके बीच नामांकन करने के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ, जो कुछ ही देर में हिंसा में तब्दील हो गया। इसके बाद तो टीएमसी के दोनों गुटों ने एक दूसरे पर एक के बाद एक कई बम फेंके, जिससे वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा गया। वहां चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। गनीमत ये रही कि कोई भी आदमी इन हमलों की चपेट में नहीं आया। वहीं एक दूसरे इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद जवानों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस कार्रवाई से बचने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। और पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान टीएमसी और सीपीएम के बीच हिंसक झड़प हो गई। सीपीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी के समर्थकों ने उसके 3 कार्यकर्ताओं पर गोली चला दी, जिसके बाद सीपीएम के कार्यकर्ता अपने घायल साथियों को कंधे पर उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। आनन फानन में उन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सीपीएम के एक कार्यकर्ता की हालत गंभीर बताई गई। आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने पर्चा भरने के आखिरी दिन भी कई उम्मीदवारों को रोकने की कोशिश की, जिस पर विवाद इतना बढ़ा कि उनके बीच फायरिंग तक हो गई। सीपीएम ने यह भी आरोप लगाया कि उसके कई उम्मीदवार टीएमसी की गुंडागर्दी की वजह से नामांकन नहीं कर पाए। बाद में पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने वीडियो बनाया और फिर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या करने से पहले उसने 4 अलग-अलग वीडियो बनाए और अपने दोस्तों को भेजे। इन वीडियो में उसने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही। मौत की तारीख आज फिक्स हो चुकी है, क्योंकि मैं ब्लैक मनी से बहुत परेशान हो गया हूँ। पुलिस ने बताया कि सुसाइड करने वाले आदमी के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे और उसने वीडियो में उसी महिला से जुड़े 2 लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। उसने अपने वीडियो में बताया कि वो ब्लैकमेल करने वाले लोगों को अब तक 20 से 25 लाख रुपए दे चुका है, लेकिन अब उसके पास और पैसे नहीं है। ऐसे में वो लोग उसके खिलाफ रेप का केस लगाने की धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड के पीछे जो कारण है वो अवैध संबंध का निकल के आ रहा है। पुलिस ने बताया कि शव उसके गोदाम में फांसी के फंदे से लटका मिला। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उनसे टकराने से बची। ये घटना उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार पटना में अपने सरकारी आवास के बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। तभी वो मोटरसाइकिल सवार नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनके बेहद करीब आ गया। इस दौरान मोटरसाइकिल इतनी तेज रफ्तार से उनकी तरफ आई कि वो बचने के लिए सड़क किनारे बने फुटपाथ पर चढ़ गए। पटना में जिस तरह से लहरिया बाइकर गैंग का आतंक है, उससे तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाल बाल बचे। वहीं इस घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने उस मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही कई अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, लेकिन इस घटना पर बोलने से बचते नजर आए। मुख्यमंत्री के काफिले में जिस तरीके से बाइकर घुसे, क्या कहने से। घटना के बाद पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर से गुजरने वाली रोड को 1 वे कर दिया गया और ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया गया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव के समय से पहले होने की भविष्यवाणी पर सियासी बहस छिड़ गई। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें भविष्यवक्ता कहते हुए तंज कस दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। हो सकता है वो भविष्यवक्ता भी हो गए हैं।
इससे पहले पटना में नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव जल्दी होने की आशंका जताते हुए अधिकारियों को जल्दी काम निपटाने का निर्देश दिया था। कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक से पहले ही नीतीश के इस बयान पर सियासी घमासान मच गया। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव के प्रधानमंत्री के पिता पर दिए बयान पर विवाद हो गया और बीजेपी भड़क गई। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान शुरू करने के साथ ही राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने भी राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला किया, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता पर ऐसा बयान दिया कि विवाद हो गया। मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरुण यादव ने जैसे ही ये बयान दिया, बीजेपी भड़क गई। अरुण भाई, आज आपके पिताजी की आत्मा आदरणीय सुभाष यादव जी की जार जार रो रही होगी। प्रधानमंत्री जून में मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। अरुण यादव से इसी बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता से जुड़ा विवादास्पद बयान दे डाला। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जा रहे CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का फैसला ले लिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि चीन पाकिस्तान की तरह ही अफगानिस्तान को भी कर्ज के जाल में फंसाकर कंगाल कर देगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी खस्ता हालत से निपटने के लिए चीन की शर्त मानने पर हामी भर दी। अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो चीन और पाकिस्तान के व्यापार को बढ़ावा देने के इरादे से बन रहे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आते ही दुनिया के कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है और तालिबान को उम्मीद है कि उनके इस कदम से उन्हें चीन और पाकिस्तान से मदद मिल सकती है, जो पाई पाई के लिए तरसते अफगानिस्तान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। आशंका जताई जा रही है कि चीन ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे CPEC में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान भी चीन के अंगूठे के नीचे आ जाएगा। इस बीच आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में एक अलग राज्य बनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे वक्त से TTP ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है और अब उसने एक बड़ा ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी और बलूचिस्तान के 2 जिलों में पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि बलूचिस्तान के 2 जिले अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वहां TTP का कब्जा हो गया। यहाँ तक कि TTP ने वहां अपने गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले पाकिस्तान के हाथ से फिसल गए। ये 2 जिले कलात और मकरान हैं, जिन पर TTP ने पूरी तरह कब्जा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि TTP के इस दावे पर पाकिस्तान की फौज और वहाँ की सरकार खामोश है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोग पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी नागरिकों को ताइवान से निकालने की खबर पर चीन भड़क गया और उसने कहा कि अमेरिका ताइवान की बर्बादी चाहता है और यही वजह है कि ताइवान में युद्ध का खतरा देखते ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान तैयार कर लिया। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ताइवान को भी बर्बाद करना चाहता है। चीन ने दावा किया कि अमेरिका का प्लान है कि ताइवान में जंग छिड़ने से पहले उसके सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं और ताइवान के लोग जंग में पिसते रहें। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को ही होगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार की तरफ से जारी नए प्रतिबंधों पर चीन बौखला गया। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देकर अपने यहां मौजूद चीन की कई कंपनियों पर नकेल कस दी, जिसके मुताबिक चीन की ये कंपनियां अमेरिका से किसी भी चीज की सप्लाई नहीं कर सकेंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार को शक है कि चीनी कंपनियां कारोबार की आड़ में चीनी सेना की मदद करने में जुटी हैं। आरोप है कि अमेरिका से उन उपकरणों की सप्लाई की जा रही थी जिनकी मदद से चीन खतरनाक हथियार बनाने वाला था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की 43 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन शी जिनपिंग इसलिए ज्यादा बौखला गए क्योंकि उनमें ज्यादातर कंपनियां चीन की हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन ने उस पर बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। उधर हर दूसरे देश से भिड़ने वाला चीन अब जर्मनी पर भड़क गया। उसने जर्मनी को उसके साथ मिलकर रहने की नसीहत दे डाली। एक दिन पहले जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई रणनीति का ऐलान करते हुए एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उसने चीन को अपने लिए बढ़ता खतरा बताया और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। उसने जर्मनी को चीन को साथ लेकर चलने की नसीहत दे डाली। अपनी बात में दम डालने के लिए चीन ने जर्मनी के साथ अपने रिश्तों की भी दुहाई दी और जर्मनी को समझाने की कोशिश की कि चीन के साथ बनाए रखने में उसका फायदा है। जर्मनी ने अपनी जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई है उसमें उसने चीन से संभल कर रहने की पैरवी की है। जर्मनी की दलील यह है कि चीन के कई फैसले ऐसे हैं जो पश्चिमी देशों के खिलाफ रहे हैं। इस बीच खालिस्तान समर्थक और असम की जेल में बंद अमृतपाल सिंह के करीबी अवतार सिंह खांडा की यूके के बर्मिंघम शहर में बीमारी की वजह से मौत हो गई। अवतार सिंह ब्रिटेन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का प्रमुख था। वो काफी दिनों से ब्लड कैंसर से जूझ रहा था और आरोप है कि उसी के इशारे पर इसी साल 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अवतार सिंह खांडा को ब्लड कैंसर था और उसी वजह से बर्मिंघम के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। खुफिया सूत्रों का कहना है कि खांडा असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का गुरु था और उसकी मदद से ही अमृतपाल भारत में 37 दिनों तक पुलिस से छिपता रहा।
खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद खांडा ने ही अमृतपाल को वारिस पंजाब दे संगठन के नेता के रूप में पंजाब भेजा था। इसके अलावा खांडा पर सिख नौजवानों को बम बनाने और आईडी के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने का भी आरोप है। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेकाबू कार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रही दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसका डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक तरफ से सफेद गाड़ी आ रही थी और उसके सामने एक काली गाड़ी आती दिखी, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से काली गाड़ी बेकाबू हो गई और उसने सामने से आ रही सफेद गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद कि यहाँ पेड़ जो है वो बिल्कुल उखाड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि दो यहाँ पर होर्डिंग गिरे थे, उनको पुलिस ने आकर यहाँ पीछे की तरफ फेंका ताकि वो हवा में ना उड़े। जहां तक दिख रहा है वहां तक दिखाइए, जहां तक दिख रहा है वहां तक दिखाइए, जहां तक दिख रहा है जावेद वहां तक दिखाइए, कैमरामैन को बोलेंगे। देखिए किशोर हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट से हम दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज हवा है। ये जहां तक हम ये गाड़ी की हेडलाइट जा रही है वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन हम खुद देख पा रहे हैं कि ये और महसूस कर पा रहे हैं स्थिति बहुत ज़्यादा खराब, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यहाँ पर हमें सहारा लेकर यहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ी है। यहाँ आसपास की स्थिति बेहद बहुत खराब है क्योंकि हमने कई इलाकों में यहाँ रिपोर्टिंग की है। जो मांडवी है, जो निचले इलाकों में भी हम गए हैं, वहाँ कई इलाकों में पानी भर गया, इलाकों से लोगों को जी आप सुरक्षित रहिए, आप सुरक्षित रहिए, लौटेंगे आपके पास और अपडेट करिए। इधर गुजरात के द्वारका जिले में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले ही समंदर रौद्र रूप में आ गया। तेज हवाओं की वजह से समंदर की लहरें किनारों को तोड़कर शहर में घुसने को बेताब दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे शहर को ही समंदर अपने अंदर संभालेगा। क्योंकि तूफान बिपरजॉय के असर की वजह से समंदर में सुनामी जैसी भयानक लहरें उठने लगी। इन गरजती लहरों ने पूरी द्वारका नगरी को खौफ से भर दिया। किनारे पर मौजूद द्वारकाधीश मंदिर तक समंदर की उफनती लहरें तांडव मचाने लगी। लहरों के शोर की वजह से मंदिर परिसर में खड़ा तक होना मुश्किल हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि द्वारका में और तस्वीरें यहाँ पर रोंगटे खड़े करने वाली है और ये तस्वीरें डरा रही है, ये तस्वीरें चुनौती को बढ़ा रही है। तूफान की वजह से उफनती लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही समंदर में समा जाएगा। ऊपर से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। और तूफान बिपरजॉय के खौफ से गुजरात के द्वारका शहर में सन्नाटा पसर गया। डर की वजह से समंदर के किनारे मौजूद इलाकों को खाली करा लिया गया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय से सबसे ज्यादा तबाही की आशंका द्वारका में ही जताई गई थी, जिसका असर भी वहां दिखना शुरू हो गया। क्योंकि जैसे जैसे तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा, वहां भारी बारिश शुरू हो गई। बिपरजॉय के आने से वहां तूफानी हवाएं चलने लगी, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा दिखी। तेज हवाओं के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े रहना भी बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि असर बिपरजॉय का दिखना पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। ये पूरा इलाका वीरान है। इसी वजह से प्रशासन ने समंदर के किनारे वाले तमाम इलाकों को खाली करा लिया। समंदर के पास लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान की वजह से समंदर अपने रौद्र रूप में दिखाई देने लगा। क्योंकि बिपरजॉय के टकराने से पहले ही गुजरात के द्वारका में तबाही मचनी शुरू हो गई, क्योंकि तूफान के नजदीक पहुंचने के साथ ही वहां तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि जैसे जैसे बिपरजॉय तूफान गुजरात के नजदीक पहुंचने लगा, वैसे वैसे हवाओं की रफ्तार भी तेज होने लगी। द्वारका में तो इतनी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं कि उनके आगे खड़ा रह पाना जान जोखिम में डालने जैसा था। ऊपर से लगातार हो रही तूफानी बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही हवाओं ने वहां तांडव मचाना शुरू कर दिया। लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। मतलब चक्रवाती तूफान के दस्तक देने से पहले ही द्वारका शहर में तबाही मचनी शुरू हो गई। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी। लेकिन वह हालात इतने खतरनाक थे कि गुजरात के द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास तेज हवा में पेड़ टिक नहीं पाया, उखड़कर बीच सड़क पर गिर गया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ता नजर आया। गुजरात के द्वारका में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने चंद सेकंड में सीमेंट से बने फर्श को तोड़कर एक बड़े पेड़ को धराशायी कर दिया। बताया गया कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास तेज हवा में पेड़ टिक नहीं पाया और उखड़कर बीच सड़क पर जा गिरा।
जबकि समंदर के किनारे खड़ी नावें लहरों के बीच पलटती नजर आईं। खौफनाक लहरों से बचाने के लिए नावों को रस्सी और जंजीर की मदद से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ताकतवर तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बिपरजॉय तूफान गुजरात के समंदर के तट से टकराने के कारण गुजरात के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। गुजरात के द्वारका, कच्छ, राजकोट समेत कई जिले इस वक्त तूफानी हवाओं की चपेट में हैं। बिपरजॉय तूफान की वजह से वहां 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय के तट से टकराने की पूरी प्रक्रिया कई घंटों तक चलने वाली है, जो अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए मौसम विभाग का अनुमान है कि जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ेगा इसकी रफ्तार बढ़ भी सकती है। बिपरजॉय तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। तूफान का सबसे ज्यादा असर द्वारका में देखा जा रहा है। भारी बारिश हो रही है। द्वारका में हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि कई पेड़ उखड़ गए, कच्चे मकान धराशायी हो गए। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, अभी आप कहां पे हैं? देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त मांडवी में है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ किशोर इतनी स्पीड से हवा चल रही है कि खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम एक दीवार के सहारे बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और देखिए, कैमरे से कुछ नहीं दिखाई देगा, गाड़ी की हेडलाइट के जरिए हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। लेकिन मैं अगर अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ, वो इतनी तेज हवाएं हैं, इतने तेज तूफान ये टकराया है कि आसपास जितने भी पेड़ हैं वो झुक जा रहे हैं, उखड़ने के लिए तैयार हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ पीछे ही समंदर का पानी आता है और यहाँ पर भी शाम से ही ट्रेंड देखा गया था कि यहाँ भी स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी जो ये हवा चल रही है, ये दरअसल अपने पीक पर पहुंचती हुई बढ़ रही है, क्योंकि जो तूफान था वो तटीय इलाकों से टकरा चुके हैं। और जो जैसा कि बताया जा रहा है वो ये कि ये लगातार अभी 5 से 6 घंटे की ये पूरी प्रक्रिया है। ये जावेद ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान से जंग के आसार के बीच इजराइल ने ऐसा हथियार बनाने का दावा किया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इजराइल ने दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने वाला हथियार बना लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत घातक मिसाइल होती है जिससे निपटना लगभग नामुमकिन है, और ईरान ने पिछले हफ्ते ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था। और एक हफ्ते बाद ही इजराइल ने दावा कर डाला कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल के टुकड़े कर देने वाला दमदार हथियार बना लिया। आवाज से भी तेज और फुर्तीली चाल वाले हाइपरसोनिक हथियारों का अब तक कोई तोड़ मौजूद नहीं है, मगर इजराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल ने बताया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम तैयार कर लिया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के परखचे उड़ाकर रख देगा। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ती है और हवा में आवाज की स्पीड लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी हाइपरसोनिक मिसाइल करीब 6500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इस स्पीड से उड़ते हुए वो अपना रास्ता भी बदल लेती है। इजराइल का दुश्मन ईरान ऐसी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है। पिछले हफ्ते उसने दावा किया था कि उसकी हाइपरसोनिक फतह मिसाइल 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पकड़ सकती है, और फिर उसने अपनी राजधानी तेहरान में इजराइल पर हमले की धमकी देते फतह मिसाइल के बड़े बड़े बैनर भी लगा दिए थे, जिनमें लिखा था कि फतह मिसाइल 400 सेकंड में इजराइल को बर्बाद कर देगी। उधर इजराइल की सेना ने अपने एक सैनिक की हत्या का बदला लेने के लिए एक आरोपी फिलिस्तीनी के मकान में बम ब्लास्ट ही कर दिया। अपने यहां हो रहे हमलों का हिसाब बराबर करने के लिए इजराइल पिछले कुछ वक्त से यही हथकंडा अपना रहा है। वो इजराइल पर हमला करने वाले फिलिस्तीनियों के मकानों को ढा रहा है, और इस बार भी उसकी सेना ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रातों रात ऑपरेशन चलाया और फिलिस्तीन के उस कथित हमलावर के मकान में धमाका कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उस फिलिस्तीनी ने पिछले साल इजराइल के सैनिक की हत्या कर दी थी, इसलिए अपने मिशन को अंजाम देने के लिए बंदूकें ताने इजराइल के सैनिक अंधेरे में वेस्ट बैंक में घुसे। पूरी रात उन्होंने उस मकान की दीवारों में बारूद भरा और सूरज उगने से पहले ही ब्लास्ट कर दिया। इसके बाद सामने आई तस्वीरों में वो मकान खंडहर बना नजर आया। आस पड़ोस के लोग जब सुबह जगे तब उन्हें मकान की दीवारें गायब नजर आईं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की लड़ाई में अपनी सेना का साथ देने का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री की मांग थी कि इस जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से जुड़े फैसले भी फौज के अधिकारियों को लेने दिए जाएं। लेकिन वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन इसके खिलाफ थे, जिसके बाद यह बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कूदना पड़ा, जिन्होंने एक फैसला लिया कि वैगनर ग्रुप और रूस की सेना के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, इसकी शर्तें क्या होंगी, इसका फैसला भी उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर छोड़ दिया। हालांकि येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के इस फैसले पर भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जंग की शुरुआत में रूस ने ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र नहीं किया था। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आदेश चाहे किसी का भी हो, वो रूस के रक्षा मंत्री के इशारों पर काम नहीं करेंगे। उधर रूस ने क्राइमिया में 9 ड्रोन को गिराने का दावा कर दिया। बताया गया कि ड्रोन के जरिए क्राइमिया के कुछ हिस्सों में हमले करने की कोशिश की गई।
लेकिन इससे पहले कि ड्रोन अपने टारगेट को तबाह कर पाते उन्हें आसमान में ही ढेर करने का दावा किया गया। रूस के मुताबिक रात के समय 9 ड्रोन से क्राइमिया के कुछ हिस्सों में हमले किए गए जिन्हें नाकाम कर दिया गया, जबकि एक ड्रोन वहां के एक गांव में गिर गया, जिसके बाद जोरदार धमाके हुए। धमाकों की वजह से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कुछ घरों के शीशे जरूर टूट गए। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। यूक्रेन जंग में भी क्राइमिया की जमीन का रूस इस्तेमाल करता आया है। हालांकि ड्रोन हमले पर यूक्रेन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के सुमी शहर में रूसी सेना ने 122 धमाके किए। बताया गया कि पुतिन की फौज ने वहां अलग अलग हिस्सों में भीषण गोलाबारी की, जिसकी वजह से सुमी शहर के लोग खौफ में आ गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने रिहायशी इलाकों में तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि मिसाइलों से भी हमले किए गए। बताया गया कि रूस की सेना ने सुमी शहर के कई हिस्सों को निशाने पर ले लिया और जमकर गोलाबारी की। खबर के मुताबिक रूसी सेना के हमलों में एक आदमी घायल हो गया, जबकि कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि रूसी सेना की गोलाबारी की वजह से कुछ हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेकाबू कार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रही दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसका डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक तरफ से सफेद गाड़ी आ रही थी और उसके सामने एक काली गाड़ी आती दिखी, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से काली गाड़ी बेकाबू हो गई और उसने सामने से आ रही सफेद गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी और वो गाड़ी सड़क किनारे लगे बोर्ड में जाकर टकरा गई। इस दौरान एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीधे जाते जाते एकदम हमारे कार के अंदर एकदम घुस गए। बताया गया कि सभी लोग उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर रतलाम लौट रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच में जुट गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इटली में खुले में नमाज पढ़ने पर बैन लगाने की तैयारी कर ली गई। वहां की सरकार में शामिल एक पार्टी ने खुले में नमाज पढ़ने पर बैन लगाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया, जिसके तहत इटली में खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया। ये बिल वहां की सरकार में शामिल ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने संसद में पेश किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बिल का मकसद खुले में नमाज पर रोक लगाना है। दावा किया गया कि इस बिल में वहां की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया। हालांकि ये बिल अभी वहां संसद की पर्यावरण समिति के पास है, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया और कहा कि ये बिल धर्म की आजादी को खत्म कर देगा। इस बीच तुर्की ने एक बार फिर यूरोप के देश स्वीडन की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और दो टूक कह दिया कि वो हाल में तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नेटो में शामिल होने की उम्मीद न पाले। स्वीडन और उसके पड़ोसी फिनलैंड ने पिछले साल एक साथ नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी, मगर तुर्की ने उनकी अर्जी पर अड़ंगा लगा दिया था। बहुत मनाने के बाद तुर्की ने अप्रैल में फिनलैंड को तो नेटो का सदस्य बनने दिया, मगर स्वीडन पर वो अब भी सख्त है। और अगले महीने नेटो की एक समिट होने वाली है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजिब ताइप एर्दोगान ने स्वीडन और नेटो को साफ कर दिया कि उस समिट से पहले तो स्वीडन नेटो का हिस्सा नहीं बनने वाला। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन तुर्की में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देता है। तुर्की की शर्त है कि जब तक स्वीडन उन कुर्द लड़ाकों पर एक्शन नहीं लेता, तब तक वो भी स्वीडन की नेटो सदस्यता पर हामी नहीं भरेगा। हालांकि स्वीडन का कहना है कि उसने तुर्की की शर्त पूरी कर दी है, मगर तुर्की खुश नहीं है। किसी भी देश को नेटो में शामिल होने के लिए उसके सभी सदस्यों से मंजूरी लेनी होती है, इसलिए जब तक तुर्की हाँ नहीं बोलेगा, तब तक स्वीडन को नेटो की सदस्यता नसीब नहीं होने वाली। उधर ऑस्ट्रेलिया की एक महिला सांसद ने वहां की संसद के अंदर यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। निर्दलीय सांसद लिडिया थॉर्प ने डेविड वैन नाम के एक सांसद पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया की संसद महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं। और अपने साथ हुई घटना को बताते हुए वो संसद में रो पड़ी। Aggressively propositioned and inappropriately touched. सांसद लिडिया थॉर्प ने आरोप लगाया कि लिबरल पार्टी के सांसद डेविड वैन ने संसद भवन के अंदर उनका यौन उत्पीड़न किया। वहीं डेविड वैन ने अपने ऊपर लगे आरोप को पूरी तरह गलत बताया। Senator Thorpe's allegations are concocted from beginning to end. हालांकि लिडिया थॉर्प के आरोप के बाद लिबरल पार्टी ने डेविड वैन को पार्टी से बाहर कर दिया। इस बीच जापान में नेटो का ऑफिस खोलने की योजना पर ऑस्ट्रेलिया ने नई रणनीति बनाते हुए चीन को बड़ा झटका दे दिया। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया अभी से नेटो के साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गया, ताकि चीन की दादागिरी को खत्म किया जा सके। हालांकि सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया को चीन से खतरा नहीं है, लेकिन द गार्डियन के मुताबिक इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया नेटो के साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत कर चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और यहां तक ऑस्ट्रेलिया को भी आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसीलिए ये देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। और चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ही ये देश एक साथ आकर चीन से निपटने की तैयारी में जुट गए। द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया भी नेटो से करीबी और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, इसीलिए उसने नेटो के जापान में ऑफिस खोलने के फैसले पर खुशी जताई। इधर कर्नाटक में हुई कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला लिया गया, जिस पर बवाल हो गया, क्योंकि सिद्धरमैया सरकार विधानसभा के आने वाले सत्र में इस प्रस्ताव को पेश करेगी। कर्नाटक विधानसभा का सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा।
जिसमें सिद्धरामैया सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का प्रस्ताव पेश करने वाली है, क्योंकि कर्नाटक में हुई कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया गया। ये कानून राज्य में पिछली बीजेपी सरकार लाई थी, जो सिद्धरामैया सरकार का फैसला सुनते ही भड़क गई। In the interest of children, we are going to take certain decisions. जिस धर्मांतरण विरोधी कानून को सिद्धरामैया सरकार ने रद्द करने का फैसला किया, उस कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले शख्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। साथ ही सामूहिक धर्म परिवर्तन के लिए 3 से 10 साल की सजा भी मिल सकती है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के सिलेबस से आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी से जुड़े अध्याय को हटाने का फैसला कर लिया। यही नहीं, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी को सिलेबस से हटाने का फैसला किया। In the interest of children, we are going to take certain decisions. जिसके बाद बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाए। I think they want to introduce the speeches of Rahul Gandhi. आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी को बीजेपी की सरकार में सिलेबस में शामिल किया गया था, जिसे सत्ता में आते ही सिद्धरामैया सरकार ने सिलेबस से हटाने के संकेत दे दिए थे और कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर भी लग गई। और अब वहां बच्चों को हेडगेवार की जीवनी की जगह संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। इधर उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे माफिया सरगना अतीक अहमद के करीबी गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। प्रयागराज के चकिया में बनी उसकी दुकान को सील कर दिया गया, जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही बंद थी, लेकिन 2 दिन पहले फिर से खुल गई। जबकि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है, जिस पर 5 लाख का इनाम है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि प्रयागराज के चकिया में बनी गुड्डू मुस्लिम की दुकान फिर से खुल गई, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम ने पहुंचकर दुकान को सील कर दिया। और अब जांच की जा रही है कि किसके इशारे पर गुड्डू मुस्लिम की दुकान को खोला गया। इस बीच भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ MQ-9 रीपर ड्रोन डील को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में इस पर मोहर लगी, जिसके तहत भारत अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदेगा। और इस डील के लिए भारत सरकार $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 22,000 करोड़ खर्च करेगी। हालांकि अमेरिका से ड्रोन खरीद की इस डील पर अंतिम फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी करेगी। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 445 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 2000 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। आसमान में ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1746 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है और तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। उधर पूर्वी यूक्रेन में रूस के भीषण हवाई हमलों को यूक्रेन ने नाकाम करने का दावा कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने नीप्रो शहर पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले किए, ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी फौज की तरफ से दागी गई एक क्रूज मिसाइल को हवा में ही ढेर कर दिया, जबकि 20 खतरनाक ड्रोन को भी नाकाम करने की बात कही गई। यूक्रेन के मुताबिक पुतिन की फौज ने नीप्रो शहर पर रात के अंधेरे में ये हमले किए। नीप्रो शहर जापोरिजिया के बेहद करीब है, जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस कब्जे का दावा करता आया है। खबर है कि इसी का फायदा उठाते हुए जापोरिजिया से रूसी सेना ने नीप्रो शहर पर हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। इधर असम पुलिस ने असम और त्रिपुरा की सीमा पर चेकिंग के दौरान कफ सिरप से भरे 3 ट्रकों को जब्त कर लिया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक इन सभी ट्रकों को अवैध तरीके से राज्य के बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जिनमें कफ सिरप की 95,000 बोतलें भरी थी, जिनकी कीमत बाजार में कम से कम 20 करोड़ बताई गई। इसके साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जो कफ सिरप यानी खांसी की दवाइयों से भरे ट्रकों की तस्करी की कोशिश में थे। पुलिस ने बताया कि एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद करीमगंज जिला पुलिस ने असम त्रिपुरा बॉर्डर के पास नाकाबंदी कर चेक पोस्ट से गुजर रहे 3 ट्रकों को रोका, जिनमें कफ सिरप की 95,000 से भी ज्यादा बोतलें भरी थी। आरोप है कि इनकी तस्करी असम के गुवाहाटी से बांग्लादेश में की जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि ये तस्कर इसमें कामयाब हो पाते, पुलिस ने उनका प्लान चौपट कर दिया। उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सुझाव मांगने पर बहस छिड़ गई। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मामले में जनता और सार्वजनिक संस्थानों समेत अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों से 30 दिन में सुझाव मांगे, जिस पर बहस छिड़ गई। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। सामान्य नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। इसमें एक नई पहल जो विधि आयोग ने की है, वो स्वागत कदम है। 22वें लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर अलग अलग संगठनों और जनता से 30 दिन में सुझाव मांगा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। इधर राजस्थान के अजमेर में होटल कर्मचारियों से मारपीट मामले में निलंबित IPS अधिकारी से पूछताछ हुई, जिसमें पता चला कि विवाद केवल कॉमन वॉशरूम पर हुआ था। आरोप है कि होटल के स्टाफ ने उन्हें कॉमन वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कहा था, जिस पर वो भड़क गए।
और आरोप है कि उन्होंने होटल के एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। होटल के स्टाफ ने आरोप लगाया कि इसी बीच पुलिस वाले आ गए और उन्होंने भी मारपीट की, जिसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि घटना वाले दिन निलंबित आईपीएस अधिकारी सुशील बिश्नोई अपने दोस्तों के साथ होटल पहुंचे थे, जहां होटल के कर्मचारी ने उनको कॉमन वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कहा, जिस पर वो भड़क गए और मारपीट की। लगाया 2-4 झापड़ खींच के, फिर 2 बच्चे थे साथ में, उसको भी लगाया। वहीं होटल कर्मचारियों से मारपीट के मामले में आईपीएस अधिकारी सुशील बिश्नोई समेत 8 लोगों को निलंबित कर दिया गया। उधर यूरोप के देश ग्रीस के समंदर में प्रवासियों से भरे एक मछली पकड़ने वाले जहाज के डूबने से 79 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस के नजदीक जो जहाज समंदर में डूबा वो लीबिया से रवाना हुआ था, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले वो ग्रीस के समुद्र तट से करीब 75 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हो गया। ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने हादसे से पहले की एक तस्वीर जारी की, जिसमें जहाज पर कई लोग नजर आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में अचानक जहाज के इंजन में खराबी आ गई, जिसके बाद यात्रियों से भरा जहाज डूब गया। जानकारी के मुताबिक समंदर से अब तक 79 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि 100 से ज्यादा यात्रियों को बचाया गया। वहीं लापता 100 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि उस जहाज पर मौजूद ज्यादातर यात्री मिस्र, सीरिया और पाकिस्तान के थे। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के विरोध में बुलाई गई महापंचायत नहीं हो पाई, क्योंकि प्रशासन से महापंचायत की इजाजत नहीं मिली। 26 मई को नाबालिग के अपहरण की कोशिश के बाद गरमाए लव जिहाद के मुद्दे पर उत्तरकाशी के पुरोला में तनाव बढ़ गया था। वहां एक खास समुदाय के कई लोगों ने पलायन कर दिया। इस बीच लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन भी होते रहे और पुरोला में हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत बुलाई, लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने की वजह से महापंचायत नहीं हो पाई। प्रशासन ने पुरोला में धारा 144 लागू कर दी और महापंचायत से 24 घंटे पहले से ही उत्तरकाशी में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं तमाम दुकानें जो है वो बंद की गई हैं, तमाम पुलिसकर्मी जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हालांकि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग महापंचायत वाली जगह पहुंचे और वहां नारेबाजी करके लव जिहाद का विरोध किया। लव जिहाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इससे पहले जगह जगह पर हिंदूवादी संगठनों को महापंचायत में जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद ये लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच यूरोप के देश और एक दूसरे के दुश्मन सर्बिया और कोसोवो में जंग छिड़ने के आसार काफी ज्यादा बढ़ गए। पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच मामला गरमाया हुआ है। ऊपर से अब सर्बिया ने कोसोवो के 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद यूरोप में यूक्रेन के बाद एक नई और उससे भी भयानक जंग भड़कने की आशंका गहरा गई, क्योंकि सर्बिया रूस का दोस्त है और कोसोवो के साथ नेटो और अमेरिका खड़े हैं। यानी अगर सर्बिया और कोसोवो भिड़े तो हो सकता है कि रूस और नेटो भी लड़ पड़े और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया था, पर सर्बियो कोसोवो को आज भी अपना ही हिस्सा मानता है। यही बात दोनों के बीच विवाद की जड़ है। अब कोसोवो कह रहा है कि सर्बिया का सुरक्षा बल उसकी सीमा में घुसकर उसके 3 पुलिस वालों को उठाकर ले गया, मगर सर्बिया का कहना है कि उसके सुरक्षा बल ने कोसोवो में एक कदम भी नहीं रखा। इधर एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लखनऊ में मौजूद अवैध इमारतों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद लेनी शुरू कर दी। बताया गया कि इन ड्रोन के जरिए लखनऊ के कई इलाकों में मौजूद इमारतों का डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा, और अगर किसी ने अवैध तरीके से इमारतों को बढ़ाने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इन इलाकों में मौजूद इमारतों के नक्शों को सरकार की तरफ से पास किए गए नक्शों से मिलाया जाएगा, जिसके बाद अतिक्रमण कर बनाए गए हिस्सों के लिए नोटिस जारी होगा। जैसे ही उड़ेगा और जैसे ही अवैध निर्माण को अपने ड्रोन में कैद करेगा, उसके बाद एलडीए की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण का दावा है कि ड्रोन की मदद से रेकी करने से उनका काम आसान हो जाएगा, जिसके बाद अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने में भी आसानी होगी। उधर यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की की फौज ने लुहांस्क के एक इलाके में रॉकेट और बमों की बारिश कर रूसी सेना की एक यूनिट तबाह कर दी। खबर है कि हमला रूसी कमांडर के भाषण से कुछ ही देर पहले किया गया, और जिस वक्त यह हमला हुआ वहां रूसी सेना के जवानों के साथ कई लोग भी इकट्ठा थे। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी सेना के कमांडर भाषण देने ही वाले थे कि यह हमला हो गया। जेलेंस्की की सेना ने आसमान से रॉकेट और बमों की ऐसी बारिश की कि रूसी सेना की यूनिट पूरी तरह तबाह हो गई। खबर है कि रूस के कई नागरिक भी इस हमले की चपेट में आकर मारे गए। लुहांस्क में जिस जगह यह हमला हुआ वो इलाका रूस के कब्जे में है और यूक्रेन की सेना को भगाने के बाद वहां रूस अपने नागरिकों को बचाने में जुटा है। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सांसद की पत्नी और बेटे को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और विशाखापट्टनम से सांसद एमवीवी सत्यनारायण की पत्नी और बेटे को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया। पुलिस के मुताबिक सांसद की पत्नी और बेटे को अगवा कर लिया गया था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। बताया गया कि जब सांसद एमवीवी सत्यनारायण के करीबी किडनैपर को पैसा देने गए तो उनको भी अगवा कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सांसद की पत्नी, बेटे और उनके करीबी को छुड़ा लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शादी समारोह में डांस करने की वजह से 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जिसमें गुस्से से भड़के लोग एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाते नजर आए। बताया गया कि यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह में डांस करने की वजह से दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और लोगों ने पथराव कर दिया। ये झड़प काफी देर तक चलती रही, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के अंग्रेजी सीखने पर बैन लगा दिया। वहां पढ़ रहे छात्रों के लिए एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उर्दू, अरबी और फारसी के अलावा कोई छात्र अंग्रेजी या दूसरी भाषा सीखते हुए पाया गया तो उस छात्र का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। और इस आदेश के लिए यूपी के दारुल उलूम देवबंद ने एक लेटर भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि वहां पढ़ रहे छात्रों को इस्लामिक शिक्षा उर्दू, अरबी और फारसी के अलावा अंग्रेजी या दूसरी भाषा सिखाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और आदेश न मानने पर छात्रों को दारुल उलूम देवबंद से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद विरोध शुरू हो गया। दारुल उलूम देवबंद का ये फैसला हमारी समझ से बाहर है, जबकि दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता ने इस मामले को प्रोपेगेंडा बता दिया। ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल उलूम देवबंद पर आयद किया जा रहा है। वहीं दारुल उलूम देवबंद के इस आदेश के बाद वहां पढ़ने वाले छात्रों की टेंशन बढ़ गई। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक परिवार के 6 लोग आग में जिंदा जल गए। बताया गया कि रात के वक्त घर में भीषण आग लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में सो रहा परिवार आग की जद में आ गया। यूपी के कुशीनगर में एक घर में अचानक आग लगी और देखते ही देखते फैल गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि रात के वक्त उस घर में आग लगी, जिससे वहां परिवार की एक महिला और 5 बच्चे भीषण आग में घिर गए। इसकी लपटें इतनी तेज थी कि वो महिला और बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए। इस दौरान इलाके के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे उस महिला और उन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस बीच जम्मू कश्मीर के रामबन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर गिरता नजर आया, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। इससे पहले वहां अचानक पहाड़ दरकने की वजह से नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरता नजर आया, जिसकी चपेट में वहां बन रहा नया टनल भी आ गया, जिसके अंदर दरारें पड़ गई और टनल के सामने का हिस्सा भी मलबे से पूरी तरह ढक गया, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि यह कोई टनल था। जिसके बाद प्रशासन की टीम वहां मलबा हटाने में जुट गई ताकि जल्द से जल्द रास्ता चालू कराया जा सके। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज आंधी की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कई तार टूट गए और इलाके में घंटों तक बिजली गुल रही। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली, लेकिन धूल भरी आंधी चलने और बिजली जाने की वजह से लोग काफी देर तक परेशान भी रहे, क्योंकि गाजियाबाद के एक इलाके में तेज आंधी की वजह से एक बड़ा पेड़ टूट गया। पेड़ का कुछ हिस्सा तारों पर गिरने से एक इलाके में कई घंटों तक बिजली भी ठप हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जब वो पेड़ टूटा तब उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना कई लोगों की जान भी जा सकती थी। हालांकि ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसके गिरने के बाद काफी देर के लिए वो रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद वहां लंबा जाम लग गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के औरैया से हत्या का दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी और उसके दोस्त की हत्या कर दी और थाने में जाकर पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि यूपी के औरैया में एक आदमी ने अपनी पत्नी और उसके दोस्त की पीट कर हत्या कर दी। यह भी आरोप है कि उस आदमी ने दोनों के सिर कुचल दिए और थाने पहुंचकर पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को फिर इन्होंने अपने गुस्से में खूब मारा और इस हत्या के बाद इलाके में दहशत मच गई, जिसके बाद वहां शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी। ये सफर कितना कठिन है, रास्तों को क्या पता। ये सफर कितना कठिन है, रास्तों को क्या पता। कैसे कैसे हम बचे हैं, हादसों को क्या पता। सौभाग्य की एक बात कही तुषार ने, आईने ये सोचते हैं सच कहा करते हैं वो, उनके चेहरे पर हैं चेहरे, आईनों को क्या पता। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की एक बात का।